सर जी जी बच्चे, दोबारा रिलैक्स होते हैं सर, फिर कैल्शियम आयन कहाँ जाते हैं सर? मसल रिलैक्स होते हैं तो कैल्शियम आयन खत्म हो जाते हैं ना। एक दफा एक्शन पोटेंशियल आता है ना, एक दफा एक्शन पोटेंशियल आया, कंट्रैक्शन करी, अगर तो एक्शन की जरूरत है, दोबारा मसल कंट्रैक्शन की जरूरत है, तो एक्शन कैल्शियम आयन आते रहेंगे। वो जैसे ही इम्पल्स से मैसेज आएगा तो वो आते मैसेज आते रहेंगे, वो कैल्शियम आयन रिलीज होते रहेंगे। जब एक्शन की जरूरत ही नहीं है, मसल कंट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे कैल्शियम उसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि सारे के सारे कैल्शियम आयन आकर अटैच नहीं होते, बहुत ज्यादा हद तक कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उनमें से कुछ ही हैं ऐसे जो आके अटैच होते हैं स्ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ, बाकी वापस साइटोसोल में रहते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल खत्म होता है, मसल अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर जैसे रेस्टिंग कंडीशन में आएगा, तो जो है ना एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो खत्म हो जाएगा और मसल रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। तो कंट्रैक्शन के लिए मैंने कहा कैल्शियम आयन की जरूरत है, रिलैक्सेशन के लिए एटीपी की जरूरत है। तो जैसे आप लोगों ने एफएससी लेवल पढ़ा था कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी में एटीपी लेवल टोटली गिर जाता है। जब एटीपी लेवल टोटली गिर जाएगा, एटीपी का फॉल हो जाएगा, तो मसल जो है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन ही रहेंगे। इसलिए जब मरने के बाद इंसान के मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, जिस कंडीशन को आपको पढ़ा होगा रिगर मॉर्टिस कहते हैं। तो ये सारी वो कंडीशन है जब मसल के यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ मसल के लिए एटीपी की जरूरत है। और एटीपी आपको पता है कहाँ से आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको पता है मसल सेल के अंदर बहुत ज्यादा तादाद तक मौजूद है। ठीक है, चले जी, है फिर भी क्वेश्चन हुआ तो आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम लोग अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होगा नर्वस सिस्टम का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग म्यूट ही रहेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर किसी का कोई पीछे शोर की आवाज आई तो आपने आपको म्यूट कर। सो स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, मैं इसको ना नर्वस सिस्टम को बच्चे इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमने हेड एंड नेक रीजन सर्जिकल नर्व में मुझे आपके डिटेल से ब्रेन को पढ़ना है। जस्ट मैं इसको उसके कुछ बेसिक फंक्शन जो है ना डिस्कस करूंगा। सो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो जो नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे उसको न्यूरोलॉजी कहेंगे। और वो साइंटिस्ट, वो फिजिशियन जो कि specialized in diagnosis and treatment of disorders of nervous system is called a neurologist। जिसको आप चेक करवाते हैं कि भाई एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो हमारे नर्वस सेक्शंस को, हमारे बॉडी के नॉर्मल एक्शंस को डील करेगा, तो न्यूरोलॉजिस्ट होगा। एक इंसान का नर्वस सिस्टम जो है ना वो 2 kg का होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि टोटल बॉडी वेट का जो है ना वो 3% होता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड है, सारा कुछ आ जाता है। So nervous system is the smallest and yet the most complex of the 11 body systems। सबसे स्मॉल है सॉरी, लेकिन सबसे कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, इसलिए इसके जो साइड्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगी। The nervous system is highly organized network of 2 types of cells। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, जिसको एक को कहते हैं न्यूरॉन्स और एक को कहते हैं न्यूरोग्लाया। ठीक है, तो 2 तरह के सेल्स होते हैं एक नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं और न्यूरोग्लाया जो कि नर्वस सिस्टम में बाहर होते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना मौजूद होते हैं और इससे भी ज्यादा जो है ना वो न्यूरोग्लाया हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। द स्ट्रक्चर दैट मेकअप ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसमें ब्रेन है, हमारी ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं, गैंग्लिया है, एंटेरिक प्लेक्सस है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो कि ये सारे सारे, इवन कि हमारी स्किन के ऊपर कोई रिसेप्टर जो है जो कि इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, तो बेशक वो ब्रेन के अंदर नहीं है, लेकिन उसको हम लोग नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो हमारी पूरी बॉडी में जो है वो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, किसी की लेंथ 1 मीटर से भी ज्यादा है। तो न्यूरॉन्स चूंकि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, डजंट मीन कि नर्वस सिस्टम की जब भी हमारे पास बात आए तो उसमें जस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसमें वो तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इस सारे सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। तो एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक, इसमें हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें सारी की सारी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया वगैरह इसमें आ जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो आपको पता है स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है
एक क्रेनियल कैविटी होती है जो कि हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है, जिसमें 85 बिलियन न्यूरॉन्स जो कह लेंगे वो मौजूद होते हैं हमारे जस्ट ब्रेन के अंदर ही। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड होता है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टेब्रल कॉलम है, हमारी वर्टेब्रल कैनाल है जिसके अंदर 100 मिलियन यानी कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की तादाद जो है ना वो करोड़ों के हिसाब से स्पाइनल कार्ड से ज्यादा है। The brain and spinal cord are continuous with one another through the foramen magnum of the occipital bone। हमारे यहाँ पे बैक ऑफ द हेड पे मैंने आपको बताया था एक बोन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम और ब्रेन जो है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आपस में इस पॉइंट के जरिए एमसी क्वेश्चन आप याद रखें कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो आपस में कनेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ द फोरामन मैग्नम जो कि ऑक्सीपिटल बोन से बनता है। सो ब्रेन को हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, रिस्पेक्टिव जो है ना वो हमारे कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सीएनएस के बाहर होता है। इसमें क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, उनकी ब्रांचेस आ जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, उनकी ब्रांचेस आ जाती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू सीएनएस, यानी कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो हमारे दिमाग के साथ अटैच करने वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स जो है ना वो हमारी बॉडी में 12 पेयर इसके होते हैं और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो 31 होती हैं। 12 पेयर्स हैं राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। नंबर इसका हम लोग कहेंगे 1 to 12, यानी कि हम इसको ऐसे नाम देते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। वैसे इन 12 के नाम भी आपको हम लोग याद करेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होंगे जो कि हमारे ब्रेन से निकलेंगे। उसके बाद एक नर्व जो है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। नर्व इज अ बंडल ऑफ 100 to thousands of axons, nerve cell plus associated connective tissue and blood vessels that lie outside brain and spinal cord। इनके नर्व एक ऐसा एक्सॉन्स का बंडल है, इसमें एक्सॉन भी आ जाएगा, या नर्व सेल फाइबर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है या ब्लड वेसल का बना होता है जो कि इसको हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर होता है। यानी कि अगर हमारे पाँव से सिग्नल भी ब्रेन तक आना है तो भी विद द हेल्प ऑफ नर्व आना है या नर्व इंपल्स आना है। इसी तरह 31 पेयर जैसे मैंने आपको बताया वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं और 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व्स के होती हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी जो है वो सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है। रिसेप्टर्स की बात करें तो कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं हमारे। इनकी डेफिनेशन है कि रिसेप्टर्स आर दैट स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। बस वाला कल था वैसे। रिसेप्टर्स जो है वो हमारी स्किन के अंदर होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं टच सेंसेशन। कितने बजे पड़ गया है वो? इतना वाला 56 वो है ना 46 56 है। मुजम्मल रमजान आपने कोई अक्ल है थोड़ी बहुत? 15 जनवरी उम्र देर लेकिन दिन सो सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चर्स दैट मॉनिटर चेंजेस इन टच। ये तो अब कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिसमें टच सेंसेशन आ जाती है, फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं हमारी आंखों में, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमारे नोज में है जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल देते हैं। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो होंगे वो सेंसरी रिसेप्टर। तो अभी हमने जो डिस्कस की थी वो थी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सेंसरी, इंटर एंड मोटर। तो सेंसरी वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, इंटीग्रेटिव जो कि उसको कंट्रोल कर रही है, और मोटर वो जो इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से दूर जा रही है। आउटपुट इनपुट क्या होगी सेंसरी, कंट्रोल क्या होगा इंटीग्रेटिव या इंटर, और मोटर क्या होगा इसका आउटपुट। तो सबसे पहले सेंसरी फंक्शन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स की मदद से होता है। रिसेप्टर जैसे मैं आपको बताया जो इन्फॉर्मेशन को जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है, ये इंटरनल स्टिमुलस है, या एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे आपकी बाजू के ऊपर बारिश का कतरा गिर रहा है। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इनको ऐसे न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की तरफ जाते हैं, इनको एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। दिस कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड थ्रू क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो है ना इनकी मदद से, तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे सेंसरी। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं। रिसेप्टर्स वो इन्फॉर्मेशन को स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं,
न्यूरॉन जो डिटेक्शन हुई हुई स्टिमुलस को आगे फिर ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटिव फंक्शन या कंट्रोल आ जाएगा। नर्वस सिस्टम जो उस आने वाली इंफॉर्मेशन को, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन आई होती है, उसको एनालाइज करता है, स्टोर करता है इसको, और उसके मुताबिक डिसीजंस तैयार करता है। इस एक्टिविटी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये वो एक्टिविटी है जो कि अच्छे दिमाग वालों में, इंटेलिजेंट पीपल में अच्छी होगी, नॉन इंटेलिजेंट पीपल में जो है ना वो पागल लोगों में कम होगी। एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिव फंक्शन इज परसेप्शन, द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस एंड स्टिमुलाइज। अब ये जो परसेप्शन है, इसमें कहते हैं कि किसी भी स्टिमुलस का ऑलरेडी अवेयर होना कि ये पॉसिबल हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं परसीव करना, परसेप्शन करना। लाइक दैट वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, एक बैट्समैन है, वो बॉल आती है तो उसको इस चीज की परसेप्शन होनी चाहिए कि वो बॉलर जो है वो बॉल किस हिसाब से कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, कौन सी उसकी पेस है। ये उसका माइंड का तेज होना या माइंड का स्लो होना इस चीज को डिटेक्ट करेगा कि वो आने वाली इंफॉर्मेशन को किस हद तक परसीव करता है, फिर उस हिसाब से वो स्ट्रोक प्ले करता है। परसेप्शन जो है ये सारा कुछ हमारे दिमाग में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के इसमें कोई रोल नहीं होती। अब जो सेंसरी फंक्शन के लिए न्यूरॉन्स थे वो थे सेंसरी न्यूरॉन्स। जो इंटीग्रेटिव फंक्शन के लिए न्यूरॉन्स होंगे उनको हम लोग इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटर न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स मेक अप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द आर सेंट्रल। मैंने आपको बताया कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो इंटर न्यूरॉन्स होंगे। उसके बाद आखिरी आ जाता है हमारा मोटर फंक्शन, जो कि हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि ब्रेन तक आई होंगी, उनको इंटीग्रेशन के बाद उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स तैयार होगा वो उसको एक्शन के तौर पे लेके आएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा अगर हाथ से कोई चीज टच होगी तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन थी, ब्रेन तक आई, ब्रेन ने उसका रिस्पॉन्स तैयार किया और हाथ से वो चीज जो है ना उस गर्म चीज से उठ जाएगा, जिसे रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। या हमारे किसी खास ग्लैंड ने खास किस्म का हार्मोन क्रिएट करना है, तो ये सारे के सारे क्या है? एक्शंस हैं, फंक्शंस हैं। The neurons that serve this function are called the motor or efferent neuron. अब इन न्यूरॉन्स को हम लोग मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे या efferent। जो इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे थे उनको efferent, जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं उनको efferent। अब इन्फॉर्मेशन लेके किसके पास जाएंगे? ये इफेक्टर्स के पास जाएंगे। तो मोटर फंक्शन में दो चीजें आएंगी, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। सेंसरी फंक्शन में दो चीजें आई थी, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड रिसेप्टर्स। इस तरह इंटीग्रेटिव फंक्शन में दो चीजें आई थी, इंटर न्यूरॉन्स एंड परसेप्शन। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना वो याद रखनी है। Motor neurons carry information from the brain towards the spinal cord or out of the brain, spinal cord to effectors. Effectors क्या हो सकते हैं? मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन जो निकली है इन द फॉर्म ऑफ क्रेनियल नर्व भी हो सकती है, स्पाइनल नर्व भी हो सकती है। यानी कि अगर आपने आपके पाँव के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इंफॉर्मेशन स्पाइनल नर्व की शक्ल में आएगी। अगर आपकी सेंसेशन ऑफ स्मेल है या सेंसेशन ऑफ विजन है या सेंसेशन ऑफ टेस्ट है, टच है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको क्रेनियल नर्व जो है ना वो इसका मोटर एक्शन देंगे। Stimulation of effectors by motor neurons cause muscles to contract and glands to secrete. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्शन क्या है? अगर वो एक्शन मसल तक आया तो मसल्स कंट्रैक्ट कर लेंगे तो उठ जाएगा वहां से। अगर इन्फॉर्मेशन ग्लैंड्स तक आएगी तो ग्लैंड्स खास किस्म के हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग जो है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स बनेंगे, तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, सारी चीज़ों को जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो जब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद फिर हम लोग हमारा टॉपिक जो है ना एंड हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल से आगे जाके, वरना यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं।